everyone, welcome back to Humanities Forum, and in this video we'll be talking about the chapter Environment and Natural Resources. So इस chapter में हम बात करेंगे कि environmental concerns क्या हैं in global politics. Globally कौन कौन से environmental issues हम face कर रहे हैं, जैसे कि overgrazing, depletion of water resources, loss of biodiversity, डेंजर टू इकोसिस्टम, कोस्टल पोल्यूशन एंड बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं. तो हम उनको कैसे फेस कर सकते हैं, उनका कैसे सल्यूशन निकाल सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. एंड इंडिया का क्या स्टैंड है उसके बारे में भी पढ़ेंगे. सो अर्थ समिट हमारी हुई थी रियो दी जेनेरियो में, ब्राज़ील में इन 1972. इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है. एंड इसमें दो चीज़ें, मतलब दो व्यूज़ रिवील हुए थे, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ. सो हमारा ग्लोबल नॉर्थ के अंदर आता है हमारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं. एंड इनका फोकस होता है ऑन द इश्यूज़ लाइक ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग. दूसरी तरफ है हमारा ग्लोबल साउथ, जिसके अंदर है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़. एंड इनका फोकस होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पे. सो ये दो व्यूज़ हमें पता चले थे इन रियो सबमिट. ठीक है, अब रियो सबमिट ने हमारा प्रोड्यूस करा था कन्वेंशंस डीलिंग विथ क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, एंड इट ऑल्सो रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ डेवलपिंग प्रैक्टिसेस, जिसको हम बोलते हैं एजेंडा 21. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट रियो सबमिट. हमें उसमें क्या पता चला एंड उसका आउटकम क्या निकला. अब जो ये एजेंडा 21 है, देयर इज़ अ कंसेंसस ऑन कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, एंड इस हम डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, हमने सुना होगा, इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक. सेकंड हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स की. सो ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं कि कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो ग्लोबली कॉमन होते हैं. ठीक है, ऐसे एरिया, ऐसे रीजन विच रिक्वायर कॉमन गवर्नेंस बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोलॉजिकल इशूज़ लाइक डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका, एटमॉस्फेयर के बारे में, ओशन फ्लोर के बारे में. अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक कंट्री में तो नहीं आती ना, ये सारी कंट्रीज़ के लिए है. ये ग्लोबली हमारी इश्यूज़ हैं जो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे. तो ये है हमारा ग्लोबल कॉमन्स एंड हम इनकी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं. सो ग्लोबल कॉमन्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी ट्रीटीज़ बनाई गई हैं, जैसे 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी, 1987 की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. बहुत सारे ट्रीटीज़ हैं जिनके एग्जाम्पल आपको नोट्स में मिल जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में. तो इसका मतलब क्या है कि द स्पेशल नीड्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, उनके स्पेशल नीड्स का हमें ध्यान रखना है. वी हैव टू टेक देम इनटू अकाउंट. सो इस प्रिंसिपल का बेसिकली मतलब ये है कि हर एक कंट्री की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बट वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है. एंड कन्वेंशन जो हुई थी हमारी UNFCCC की 1992 में, इसमें ये अग्री करा गया था कि जो ग्लोबल एमिशंस होते हैं ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, वो सबसे ज़्यादा होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में. ठीक है, इसीलिए इंडिया, चाइना एंड जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल. अब ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसने टारगेट सेट करे थे फॉर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए. तो ये एग्जाम्पल है एक कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके भी पास है, बट सिंस ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस कम होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है, तो हमने डेवलपिंग कंट्रीज़ को हमने इंक्लूड नहीं किया क्योटो प्रोटोकॉल में. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में. अब एक ग्रुप के कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होते हैं,
ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं उन ग्रुप के, उनके पास उनकी राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द नेचर, द लेवल ऑफ यूज़ एंड द मेंटेनेंस ऑफ अ गिवन रिसोर्स। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एंड प्रैक्टिस की वजह से मैनी विलेज कम्युनिटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया, उन्होंने हर एक मेंबर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन कर दिए हैं। बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहा है, इनकी वजह से जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक ग्रुप की, उसका साइज़ कम हो रहा है, उसकी क्वालिटी कम हो रही है एंड उसकी अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है। सो ये पढ़ा हमने कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इंडिया का स्टैंड क्या रहा ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज़। बहुत कुछ करा है इंडिया ने, साइन करा हमारा क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002, ठीक है। तो पहले मैंने जैसे बताया था, इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, वो बहुत कम था। बट जो क्रिटिक्स थे ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, थोड़े दिनों बाद उन्होंने पॉइंट आउट करा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ भी लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स है टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, तो उनको भी इंक्लूड करना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल में। तो इंडिया ने ज्वाइन करा इन अगस्त 2002, ठीक है। हमारी G8 की मीटिंग हुई थी इन जून 2005, जिसमें इंडिया ने पॉइंट आउट करा था कि जो पर कैपिटा एमिशन रेट्स है ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, वो बहुत ही टाइनी फ्रैक्शन है ऑफ दोज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़। नाउ इंडिया में है हमारा ऑटो फ्यूल पॉलिसी। अब ये पॉलिसी कंपल्सरी करती है, मैंडेटरी करती है कि जो हमारे व्हीकल्स हैं उसमें क्लीन फ्यूल होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे एक्ट पास हुए हुए हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है 2001 में पास हुआ था, जो वो इम्प्रूव करने को बोलता है एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट पास हुए थे, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है जो पास हुआ था हमारा 2001 में, एंड ये इसके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स आते हैं जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। एंड हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 है जो यूज़ करता है रिन्यूएबल एनर्जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड अ नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी साइन करी थी ऑन 2 अक्टूबर 2016। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए, एंड ये आपको इन डिटेल नोट्स में भी मिल जाएंगे। अब इंडिया में बहुत सारी इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स भी हुई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चिपकू मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन सब के बारे में तो आपको पता होगा। और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। सो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ हाउ नेचुरल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नेशंस। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, तो कौन सी कंट्री को क्या मिलता है, कब मिलता है, कितना मिलता है एंड कैसे मिलता है। सो दिस ऑल कम्स अंडर रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। तो एंड इट इज़ ऑल्सो कंसर्न्ड विद हाउ द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज कैन अफेक्ट द पावर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंट्रीज़, ठीक है। तो बहुत सारे अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज होंगे तो आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा इन द ग्लोबल एरिना। तो इसके भी बहुत एग्जांपल्स हैं इन नोट्स में। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ इंडिजिनियस पीपल। अब इंडिजिनियस पीपल भी बहुत सारे इश्यूज़ लाते हैं ऑफ एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज एंड पॉलिटिक्स। इंडिजिनियस पीपल आर डिस्टिंक्ट सोशल एंड कल्चरल ग्रुप्स who share a common ancestry with the original inhabitants of a region or country। तो जो इंडिजिनस पीपल होते हैं उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है टू द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द टेरिटरीज वेयर दे लिव। उनकी एक अलग से लैंग्वेज होती है, उनके खुद के कल्चर एंड बिलीव्स होते हैं,
उनका खुद का सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एंड दे आर ऑफन मार्जिनलाइज्ड। सो इन सब चीज़ों के बारे में आप इन डिटेल नोट्स में पढ़ सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ दीज नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And if you have any more doubts or question, you can reach out to me or drop a comment in the comment section. I'll see you guys in the next video. Till then, keep learning.